नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारत में, प्रदेश में यूं तो कई पब्लिकेशन हैं, पर एक ऐसा पब्लिकेशन जो निरंतर अपनी विश्वसनीयता को साबित करता रहा हो, एक ऐसा पब्लिकेशन जो विगत कई वर्षों से अपना व्यवहार लाभ अर्जन उन्मुख नहीं अपितु विद्यार्थी उन्मुख रख रहा हो, एक ऐसा पब्लिकेशन जिसने निरंतर आपकी समस्या, आपकी परेशानी और उसके समाधान के क्रम में सोचा हो, ऐसे ही पब्लिकेशन का नाम है महावीर पब्लिकेशन। और साथियों, इस पब्लिकेशन ने अपनी इसी पहचान को जारी रखने के क्रम में, अपनी इसी पहचान को सार्थक सिद्ध करने के क्रम में एक और नए प्रयास की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम एमपीजीके के सभी टॉपिक के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश में होने वाली लगभग सभी सरकारी परीक्षाओं के प्रश्न आपसे बनने चाहिए, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाएं एमपीजीके पर केंद्रित हैं और बच्चों को एमपीजीके में बड़ी समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? कभी कंटेंट की समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? कभी वो समझ नहीं पा रहा है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है। क्या समस्या आ रही है? बच्चा जो है वो क्वेश्चन की प्रकृति नहीं समझ पा रहा है, पढ़ने के बाद भी जब क्वेश्चन लगा रहा है एग्जामिनेशन हॉल में जाके तो गलत करे आ रहा है। ये सारी परेशानियां हैं बच्चों की। तो इन सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उसके समाधान के क्रम में हम क्या कर रहे हैं? हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला ला रहे हैं। और इसके अंतर्गत क्या प्रयास होंगे? इसके अंतर्गत दो प्रयास होंगे। नंबर 1, विगत वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्नों से आपको अवगत कराना, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता चले, ताकि आपको क्वेश्चन का नेचर पता चले। और चूंकि अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन से आपको अवगत कराएंगे, अतः वैरायटी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल अलग होता है और हर तरह के एग्जाम के यदि आप क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको अच्छी खासी वैरायटी पता चल जाएगी। नंबर 2, अकेला क्वेश्चन साझा करना उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन साझा करने के साथ साथ उस पर एक सार्थक डिस्कशन होगा, व्याख्या की बात की जाएगी, जिसके माध्यम से उस क्वेश्चन से संबंधित जो 3-4 अतिरिक्त बिंदु हो सकते हैं वो आपके वहीं तैयार हो जाएंगे और क्वेश्चन नहीं, आपका पूरा एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिकेशन का प्रयास है आपकी उस परंपरागत अध्ययन पद्धति से आपको छुटकारा दिलाना, जिसके अंतर्गत आप घंटों बैठकर रट्टा मारते हैं थ्योरी का, आप बोर होते हैं, पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या बनेगा, उस सब से आपको छुटकारा दिलाना और एक नई पद्धति शुरू करना, जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव इस तरह सॉल्व किए जाएं या ऑब्जेक्टिव इस तरह परोसे जाएं बच्चे के सामने कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसके अतिरिक्त बिंदुओं के डिस्कशन के दौरान पूरा एक टॉपिक तैयार हो जाए। तो टॉपिक भी तैयार हो जाए, बच्चा क्वेश्चन भी देख ले, बच्चा ये भी देख ले कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चा उस पर डिस्कशन भी सुन ले, ताकि वो कभी भूले ना। ये सब प्रयास है। अन्यथा हम जब थ्योरी बेस्ड स्टडी करते हैं कि केवल थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, तो दोस्तों थ्योरी की पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। हम ऑब्जेक्टिव पे आ ही नहीं पाते, हमारी प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती और फिर हम बोलते हैं कि आता हुआ हम गलत करे आए। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख रहा है पब्लिकेशन और आपके लिए प्रयास कर रहा है, अतः आपका साथ बहुत जरूरी है। हमारा यह प्रयास तभी सार्थक सिद्ध होगा जब आपकी सहभागिता होगी, आपकी सक्रियता होगी, आपका साथ होगा। शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन का टॉपिक है मध्य प्रदेश का लोक संगीत। शुरुआत करेंगे कुछ जरूरी प्रश्न मध्य प्रदेश के लोक संगीत से संबंधित, एक ऐसे प्रश्न जो या तो कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकने की संभावना है। शुरुआत करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में संत सिंगाजी गायन गाया जाता है? ऑप्शन ए नीमाड़, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी बुंदेलखंड और ऑप्शन डी बघेलखंड। तो साथियों, करेक्ट आंसर इज ए नीमाड़। मध्य प्रदेश के नीमाड़ अंचल या नीमाड़ क्षेत्र में संत सिंगाजी गायन गाया जाता है। क्लियर? तो आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नीमाड़ अंचल में संत सिंगाजी गायन गाया जाता है, जो निर्गुण भक्ति धारा पर आधारित है। निर्गुण भक्ति धारा। साथियों प्लीज समझिएगा, व्याख्या का यही महत्व है और महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक की खासियत भी यही है कि व्याख्या जो दी हुई है बिल्कुल सटीक दी हुई है। व्याख्या में अनावश्यक थ्योरी नहीं लिखी हुई है, नहीं तो कई पुस्तकों में आपको अनावश्यक थ्योरी व्याख्या में इतनी दिख जाती है कि बच्चा सोचता है कि यदि यही पढ़ना है तो मैं थ्योरी ही ना पढ़ लूं।
सटीक व्याख्या, जिससे आपको 2-3 अतिरिक्त बिंदु पता चल जाएंगे। दोस्तों, हम सब ये तो रट लेते हैं कि भाई संत सिंगाजी गायन निमाड़ क्षेत्र में होगा, पर भैया उसका संबंध किस चीज से है? यदि इसमें प्रश्न जाता है तो हम गलत करे आते हैं। अब हमने संत सिंगाजी तो पढ़े हैं, हमने निमाड़ के लोक संगीत तो पढ़ लिए, पर केवल उसकी प्रकृति नहीं देखी तो हम गलत करे आए। प्रकृति है साथियों निर्गुण भक्ति धारा पर आधारित। अब जरा समझिए, भक्ति धारा दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। दोनों के एग्जाम्पल दूंगा, चिंता न करना। जैसे बाबा तुलसीदास जी जो हैं, वो सगुण भक्ति धारा में यकीन रखते हैं। उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, वो सगुण भक्ति धारा पर आधारित है। कैसे? तुलसीदास जी ने राम जी की परिकल्पना की, राम जी की कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी, राम जी का जीवन चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। मतलब एक व्यक्तित्व को उन्होंने प्रेजेंट किया, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। और चूंकि व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व के कुछ गुण भी होंगे, पर्सनालिटी है तो उसके कुछ गुण भी होंगे। तो राम जी के गुण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए कि किस तरह की मर्यादा रखनी है, किस तरह का धैर्य रखना है, किस तरह का संयम रखना है, किस तरह का पराक्रम दिखाना है, किस तरह से रिश्ते निभाना है, ये सब उन्होंने दिखाया। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व को गढ़ा और उसके सारे गुणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, गुणों को प्रस्तुत किया। इसे कहा जाता है सगुण विचारधारा, एक कैरेक्टर को डिजाइन करना। क्लियर? वहीं यदि हम कबीरदास जी की बात करें, वहीं हम संत सिंगाजी की बात करें, तो इन्होंने ईश्वर के लिए कहा कि ईश्वर का कोई एक निश्चित रूप नहीं है। जैसे बाबा तुलसीदास ने निश्चित रूप दिया राम जी का, वैसे इन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई निश्चित रूप नहीं है, आकृति नहीं है। मतलब ईश्वर है निराकार, और चूंकि ईश्वर की आकृति नहीं है, ईश्वर निराकार है, तो ईश्वर को सीमित गुणों से नहीं बांधा जा सकता। मतलब ईश्वर हो गया निर्गुण। मतलब ईश्वर के कोई सीमित गुण थोड़ी है कि बस उनमें ये है, बाकी का कुछ नहीं। ईश्वर के जिस तरह आकार की व्याख्या नहीं हो सकती, उसी तरह उनके गुणों की भी व्याख्या नहीं हो सकती। वो तो कण कण में है, वो तो हर जगह है। ये वाली जो फिलोसॉफी, इसे निर्गुण विचारधारा कहा जाता है। ये मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। तो निर्गुण विचारधारा के प्रणेता कह लो, या उस विचार को आगे बढ़ाने वाले, प्रणेता कहना तो सही नहीं होगा, आगे बढ़ाने वाले कौन है? कबीरदास जी, संत सिंगाजी, ये लोग। पर सगुण विचारधारा वाले कौन है? तुलसीदास जी, ये सब। ठीक, तो ये निर्गुण। अच्छा, अब चूंकि संत सिंगाजी की बात निकली, कबीरदास जी की बात निकली, तो मैं आपको बता दूं साथियों कि संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीरदास भी कहा जाता है। क्योंकि फिलॉसफी एक ही है ना, दर्शन एक ही है ना, रास्ता एक ही तरह का बताया ना दोनों। तो निमाड़ का कबीर कहा जाता है संत सिंगाजी को। साथियों, संत सिंगाजी का जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी क्षेत्र में हुआ। क्लियर? और इनकी समाधि जो है वो खंडवा में विद्यमान है, संत सिंगाजी। इज इट क्लियर? और जो संत सिंगाजी हैं, इन्हें जैसा मैंने कहा निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। इन्होंने कई रचनाएं रची, कई रचनाएं रची। 7 वार, 15 तिथि, 12 मासा, नरद सरद, दोष बोध, ऐसी कई रचनाएं इनकी। अनहद का नाद, ये भी इनकी रचना है। इसके अलावा परचरी, परचरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परचरी जो है वो इनकी रचना नहीं है, इनके शिष्य खेमदास ने लिखी है, इनके जीवन परिचय के बारे में, तो वो परचरी है। तो ये सारी बातें संत सिंगाजी के बारे में हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगला सेक्शन देखेंगे, हरदोली की मनोती। तो इस तरह का जो डिस्कशन है, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक, और ये हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारे सामने इतने शानदार प्रश्न है, हमारे सामने इतनी शानदार व्याख्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरदोली की मनोती का गायन मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में प्रमुखता से होता है? प्रमुखता से होता है इस गायन का आयोजन कहां? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है बुंदेलखंड अंचल। बुंदेलखंड अंचल में हरदोली की मनोती का आयोजन होता है। पर क्या यहीं हम रुक जाएं? नहीं, व्याख्या भी देखेंगे। देखिए, बुंदेलखंड अंचल में विवाह अवसर पर महिलाओं द्वारा हरदोल की मनोती का गायन होता है। तो प्रश्न यदि बने कभी कि किस अवसर पर होता है, तो विवाह अवसर पर होता है, ये टिक लगा देना। और आगे देखते हैं, ताकि विवाह में किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए
ओरछा के कुंवर हरदोल ने अपनी भांजी के विवाह भात दिया था ममेरा सगुन दतिया में, और उन्हीं के नाम पर हरदोल की मनोती होती है। हरदोल एक्चुअली ओरछा के एक राज परिवार से संबंधित व्यक्ति हरदोल, और उन्होंने अपनी भांजी के विवाह में कुछ शगुन दिया था मामा की तरफ से। ठीक, ममेरा शगुन जिसे अपन बोलते हैं, भात जिसे अपन बोलते हैं, शब्द चलता है वहां पर कि मामा अपने भांजे या भांजी की शादी में देता है, भात कहते हैं, ममेरा शगुन कहते हैं, ये उन्होंने दिया था। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं का आशीर्वाद जब प्राप्त करे हर कोई अपने विवाह के दौरान, उनका स्मरण करके, उन्हें याद करके जब कोई पूजा पाठ कर ले या गायन कर ले इस तरह का, तो वो कहलाता है हरदोल की मनोती, और वो उस विवाह क्षेत्र में अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद दे देते हैं और वहां किसी तरह की बाधा नहीं आने देते। क्लियर है? जिस तरह उन्होंने अपनी भांजी के विवाह में मदद की थी, वैसे ही सबकी विवाह में मदद करते हैं। इस तरह की मान्यताएं हैं। तो हरदोल की मनोती किस अवसर पर होता है बच्चों? विवाह के अवसर पर होता है। कहां होता है? बुंदेलखंड में होता है। कौन है हरदोल? भाई साहब ओरछा के कुंवर हरदोल। ठीक, और उन्होंने अपनी भांजी के विवाह में किया था ऐसा, भात भेजा था, सगुन भेजा था। तो ऐसा माना जाता है कि उनको याद करके जब जब ये गायन किया जाता है तो वो साक्षात उपस्थित हो जाते हैं, उनकी आत्मा उपस्थित हो जाती है और वो किसी तरह की विघ्न बाधा उस विवाह में नहीं आने देती। चलिए आगे देखते हैं। विवाह निमाड़ अंचल में मसान्या गायन कब गाया जाता है? चलिए अगले क्वेश्चन पर जाएं, उससे पहले एक बात और देखें। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये कौशल विकास सूचनालय 2016 में आया, ये जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में आया। साथियों, अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। 4 हमने डायमेंशन आपको कवर किए, किस क्षेत्र में होता है, किस अवसर पर होता है, किसके नाम पर होता है, कुंवर हरदोल के नाम पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। निमाड़ अंचल में मसान्या गायन कब गाया जाता है? तो पहली बात तो आपको एक फैक्ट यही तैयार हो गया क्वेश्चन के माध्यम से ही कि मसान्या गायन जो है वो किस क्षेत्र में होता है। तो मसान्या गायन निमाड़ क्षेत्र में होता है। एक सेक्शन तो आपका ये प्रिपेयर हो गया। बट अब ये किस अवसर पर होता है, ये दूसरा देखते हैं। खुशी के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या मुंडन के अवसर पर? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मृत्यु के अवसर पर। तो मसान्या गीत निमाड़ क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। कोई अतिरिक्त तथ्य यदि मिल जाए तो देख लेते हैं व्याख्या को भी, कि निमाड़ अंचल में मृत्यु होने पर आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता पर आधारित मसान्या पुरुषों द्वारा गाया जाता है। एक तथ्य और मिल गया कि पुरुष गाते हैं। पर्पस क्या होता है कि ये जो व्यक्ति जिसका देहांत हो गया है, इसकी आत्मा को शांति मिले, है ना, और ये जो शरीर नष्ट हो चुका है उसके बारे में वो लोग गायन करते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं शरीर नश्वर है, इस बात को रेखांकित करते हैं। जो शरीर है नश्वर है, कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, इस तरह का मैसेज दिया जाता है। और आत्मा जो है वो अमर है, ये व्यक्ति मर गया है पर ये किसी ना किसी रूप में हमारे आसपास मौजूद है। इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के भाव को प्रेषित किया जाता है। ठीक, तो पता होना चाहिए कि मसान्या कब गाया जाता है। तो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है निमाड़ अंचल में। अगला क्वेश्चन, निमाड़ अंचल में नागपंथी गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? नागपंथी गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र इकतारा, मृदंग, रेकड़ी, फेफरिया। तो दोस्तों व्याख्या देखते हैं। निमाड़ अंचल में नाथ संप्रदाय के जोगी जोगनियां भगवा वस्त्र धारित कर बाबा गोरखनाथ व राजा भरतरी की गाथा गायन वाद्य यंत्र रेकड़ी के साथ गांव शहरों में करते हुए घर घर नेग पाते हैं। जरा समझिए कितनी बातें बताई हमने। पहला तो ये कि बाबा गोरखनाथ और राजा भरतरी की गाथा गाते हैं। ये एक बात पता होना चाहिए कि किसका गायन गाते हैं। तो बाबा गोरखनाथ और राजा भरथरी की गाथा गाते हैं। दूसरा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो रेकड़ी, रेकड़ी नाम का वाद्य यंत्र है। मतलब करेक्ट आंसर इज सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो व्याख्या है ना, इस वाले सेक्शन में व्याख्या से प्रश्न बहुत बनते हैं। हम लोग बस ये रट के पहुंच जाते हैं कि कौन सा गायन कहां गाया जाता है, कौन सा नृत्य कहां होता है, बस, पर इतने से काम नहीं चलता।
हमें ये भी देखना पड़ता है कि इसकी डिटेलिंग क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, वहां से प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? पहला दिवाली, दूसरा शिवरात्रि, तीसरा मकर संक्रांति और चौथा होली। साथियों, ये प्रश्न कौशल विकास संचालनालय रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ है। 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है दिवाली। दिवाली के अवसर पर देवारी नामक गीत गाया जाता है। अगला देखें, मध्य प्रदेश के किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? यह क्वेश्चन भी कौशल विकास संचालनालय 2016 में आया हुआ है। बसंत पंचमी, शिवरात्रि, मकर संक्रांति या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। साथियों, बम्बुलिया गीत बसंत पंचमी, शिवरात्रि, मकर संक्रांति सभी में गाया जाता है, आपको नहीं भूलना है। और देवारी केवल दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है या कहां संपन्न होता है? यह क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम 2016 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड, दूसरा है बघेलखंड, तीसरा निमाड़ी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, करेक्ट आंसर है बघेलखंड। बघेलखंड क्षेत्र में विदेशिया गायन गाया जाता है। पता होना चाहिए, बिल्कुल याद कर लेना है आपको। बघेलखंड क्षेत्र में विदेशिया गायन गीत गाया जाता है। और बघेलखंड को मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में आप देख सकते हैं, इसे पूर्वी पठार भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठारी क्षेत्र है जो कि 7% एरिया कवर करता है टोटल एमपी की ज्योग्राफी का। यह सब बात हमने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में पढ़ी थी। ठीक, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश 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 दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया था? ए चेती, बी गरबा, सी लावनी या डी स्तोभा? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है लावनी। लावनी जो है वो दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाने जाने वाला लोकगीत है जो मराठाओं से प्रेरित है, मराठाओं से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन जो है पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ। देखिए, मैंने क्या बोला था इंट्रोडक्शन में, अलग अलग पैटर्न पर आधारित अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से आपको हम अवगत करा रहे हैं ताकि आपको वैरायटी पता चले, ताकि आपको यह पता चले कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें और इसमें आपको थोड़ा सा वैरायटी पे ध्यान देते चलना है। अभी तक कितनी वैरायटी के क्वेश्चन हमने देख लिए? अभी तक हमने देखा कि कौन सा गायन या कौन सा गीत कहां गाया जा रहा है, नंबर 1 मतलब संबंधित क्षेत्र देखा। नंबर 2, इसमें क्या होता है, मतलब इसका विषय क्या है, ये किस अवसर पर गाया जाता है, हमने ये देखा। तीसरा, इसमें शामिल घटक कौन कौन से होते हैं, मतलब वाद्य यंत्र कौन से हैं, हमने ये देखा। 3 वैरायटी हमने देख ली साथियों। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गाया जाता है? भरथरी, भरतरी और सांझा दोनों, सांझा और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है साथियों कि भरथरी और सांझा दोनों गाए जाते हैं। यह क्वेश्चन कनिष्क आपूर्ति अधिकारी के एग्जाम में आया था वर्ष 2018 में। चौथी वैरायटी और पता चल गई कि कौन कौन से गीत हैं मध्य प्रदेश के और कौन कौन से अंचल में पाए जा रहे हैं या गाए जा रहे हैं। अगला देखें, मध्य प्रदेश के बसदेवा गायक डैश 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 रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं। ये जो बसदेवा गायक हैं ये किस रंग के कपड़े पहनते हैं? लाल, पीला, केसर या हरा? तो करेक्ट आंसर है पीला। पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। बसदेवा मतलब मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में होने वाला गीत। और अभी मैंने बताया कि हमने कौन सी वैरायटी देखी कि जो गीत है, जो गायन है, उसमें कौन कौन से घटक, कौन कौन से उपकरण शामिल हैं। तो जैसे अभी हम वाद्य यंत्र देख रहे थे कि भैया कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ऐसे ही हमने आज ये देख लिया कि किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। तो
ये सब हमें देखना है। कितनी वैरायटी बता दी? 5 बता दी। कौन सा गीत कहाँ गाया जा रहा है, किस अवसर पर गाया जा रहा है, उसमें शामिल घटक कौन से हैं, घटक मतलब वाद्य यंत्र, कपड़े आदि, ये सब देखना है साथियों। क्लियर? आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसका प्रदर्शन किया जाता है? यह क्वेश्चन एमपी राज्य सहकारी विपणन संघ वाले एग्जाम में आया था 2018 में। मटकी गणगौर दोनों, इनमें से कोई नहीं, गणगौर या मटकी। तो साथियों मध्य प्रदेश में मटकी और गणगौर दोनों लोक नृत्य होते हैं, गणगौर भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है निमाड़, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंगाजी कहां देखे? अभी हमने निमाड़ क्षेत्र में देखे। कहां के कबीर कहलाते हैं? निमाड़ क्षेत्र के कबीर कहलाते हैं। कहां जन्मे थे? बड़वानी में जन्मे थे। कहां समाधि है? खंडवा में समाधि है। तो उन्हीं सिंगाजी से संबंधित कोई भी गीत, कोई भी नृत्य होगा तो कहां होगा? निमाड़ में होगा। आगे देखेंगे साथियों। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में फाग एक जनप्रिय लोकगीत शैली है? फाग कहां की एक लोकगीत की शैली है? ए निमाड़, बी मालवा, सी बुंदेलखंड या डी मंडला? तो साथियों फाग जो है वो निमाड़ की लोकगीत शैली है। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप 2 ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम में आया हुआ है, जेल प्रहरी 2017 में। ठीक, इसके अलावा मैं फिर आपको याद दिला दूं साथियों, वैरायटी देखते चलिए, लिखते चलिए किस किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बार बार दोहराता हूं कि केवल क्वेश्चन नहीं रटना है, थोड़ा सा क्लासिफाई करके देखना है कि अच्छा इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, अच्छा इस तरह के बन रहे हैं, अच्छा वाद्य यंत्र भी पूछ लेते हैं, अच्छा कपड़े किस तरह के पहनते हैं ये भी पूछ लेते हैं, अच्छा अवसर भी पूछ लेते हैं कि किस अवसर पर गाया जाता है। क्लियर है? केवल ये नहीं रटना है कि लिस्ट रट ली कौन सा कहां है और आगे बढ़ गए, नहीं, गलती नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन। बघेलखंड क्षेत्र के बसदेवा निम्न में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों या देवताओं के बारे में गाते हैं? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि बसदेवा गायन कहां से संबंधित है? तो बघेलखंड से संबंधित है। बसदेवा जो गायक है वो किस रंग के कपड़े पहनते हैं? वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। 2 बातें पता चल गई। तीसरा अब वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो बसदेवा हैं वो कौन से पौराणिक देवताओं की गाथा गाते हैं, उनका विषय क्या है? अभी हमने क्षेत्र देखा बघेलखंड, फिर हमने कपड़े देखे पीले रंग, अब हम विषय देख रहे हैं। कौन सा विषय है? तो पौराणिक देवी देवता के बारे में गाते हैं। पर किस पौराणिक देवी देवता के बारे में गाते हैं? ए श्रवण कुमार, बी शिव, सी कृष्ण, डी अर्जुन। तो करेक्ट आंसर है श्रवण कुमार। पौराणिक देवी देवता कह लो या पौराणिक पात्र कह लो, कुछ भी कह लो, तो श्रवण कुमार के बारे में गायन गाया जाता है। कितनी बातें देखो आपकी यही प्रिपेयर हो गई, किससे रिलेटेड? बसदेवा से रिलेटेड। बसदेवा से रिलेटेड 4 बातें आपको पता चल गई। अब क्या कोई भी डायमेंशन है जो छूटेगा? बसदेवा बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बसदेवा गाने वाले जो लोग हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तीसरा, ये लोग अपनी गायन शैली में पौराणिक पात्रों के बारे में गाते हैं। और चौथा, पौराणिक पात्रों में ये श्रवण कुमार के बारे में गायन करते हैं। ये सारी बातें आपको हमने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आगे बढ़ेंगे साथियों। ढोला मारू की लोक वार्ता जो मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में डैश 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 राज्य से आई है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमें कई तथ्य पता चल जाते हैं, कई अतिरिक्त तथ्य पता चल जाते हैं क्वेश्चन में, जो कि भविष्य में बन सकने वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। ढोला मारू के बारे में हमें यह पता चला कि यह मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो एक क्वेश्चन तो ये पता चल गया कि मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड हर जगह प्रसिद्ध है। कौन? ढोला मारू। अच्छा, ये कहां से या किस राज्य से आई है? साथियों यूपी, गुजरात,
राजस्थान या महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान से इस लोक वार्ता का आगमन माना जाता है और ये प्रश्न जो है ये जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया है। तो एक वैरायटी और आपको पता चल गई कि कोई भी गीत, कोई भी गायन, कोई भी नृत्य का उद्भव स्थल क्या है, कहां से आया है, उत्पत्ति कहां से हुई है, यह भी पता होना चाहिए। ठीक, देखिए जब सेशन कंप्लीट होगा तो मैं याद दिलाऊंगा आपको कि मैंने कितने डायमेंशन बताया आपको, और मात्र 4-5 पेज लेके आया हूं मैं आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड। यदि आप पूरा चैप्टर देख लेंगे तो आपको और कितने क्वेश्चन, कितनी वैरायटी, कितने डायमेंशन पता चल जाएंगे, आप कितने प्रिपेयर हो जाएंगे आगामी एग्जाम के लिए। और पूरे क्वेश्चन के लिए तो आपको पुस्तक खरीदनी पड़ेगी साथियों, महावीर पब्लिकेशन की जरूर खरीदिए। मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुकलेट है, दिख रहा है आपको, आए हुए क्वेश्चन कवर है, जो व्याख्या है वो केवल उन्हीं क्वेश्चन में दी हुई है जहां जरूरत है, दूसरा केवल सटीक दी हुई है, अनावश्यक थ्योरी नहीं लपेटी गई, हर तरह की चीजों का ध्यान रखा गया है। आगे देखते हैं, सांझा या संझा किस क्षेत्र में की पारंपरिक लोक संगीत है? बुंदेलखंड, चित्रकूट, निमाड़ या मालवा? तो साथियों संझा जो है ये मालवा क्षेत्र का लोकगीत है और ये जो है जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में आया हुआ है, जेल प्रहरी 2017 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के डैश 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 क्षेत्र में देखी गई है। निर्गुणिया शैली का गायन किस क्षेत्र का है? ए विंध्यन, बी निमाड़, सी सतपुड़ा, डी गीर्द? तो करेक्ट आंसर इज निमाड़ क्षेत्र, जेल प्रहरी 2017 का अगला क्वेश्चन। अब देखिए जेल प्रहरी 2017 में ही सेम वैरायटी के दो क्वेश्चन पूछे, संझा गीत कहां का है? तो मालवा, ठीक, और दूसरा वाला निर्गुणिया कहां का है? कि तो निमाड़। तो सेम वैरायटी का है ना, कि बताओ फलाना गीत कहां का है, मतलब क्षेत्र पूछ लिया। एक ही वैरायटी के दो क्वेश्चन आ गए एक ही एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सारी वैरायटी कवर हो जाएगी तो आपका कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बसदेवा डेड 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 क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है, कहां का? आप जानते हैं, अभी चर्चा हो चुकी है, कितने फैक्ट बताए थे कि बसदेवा जो है वो बघेलखंड में है, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पौराणिक गाथाओं को गाते हैं और श्रवण कुमार को केंद्रित हैं। ये सारी बातें हमने की थी। तो करेक्ट आंसर है बघेलखंड, पुलिस कांस्टेबल 2017 का पूछा गया प्रश्न। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा आदि जैसे संतों द्वारा रचे गए गीत गाए जाते हैं? निर्गुणिया, संझा, कलगी तुर्रा और रासलीला? तो करेक्ट आंसर इज निर्गुणिया। साथियों निर्गुणी में संत सिंगाजी, कबीर, मीरा, इनके द्वारा जो रचे गए गीत हैं उनका गायन गाया जाता है। और ये वही निर्गुणी से गायन है जो कि मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। तो अब देखो निर्गुणी से संबंधित कितनी बातें पता चल गई, निमाड़ क्षेत्र में होता है, दूसरा इसमें कबीर, सिंगाजी और मीरा के गीत गाए जाते हैं। ये बातें आपको निर्गुणी के बारे में पता चल गई, जिस तरह बसदेवा के बारे में भी इतनी बातें पता चली थी। ये क्वेश्चन एमपीएसआई में आया था 2017 में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगले पेज पे जाएंगे। ओके, उस्ताद अलाउद्दीन खां का बचपन का नाम क्या था? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के बचपन का नाम आलम, बाबा, जलाल या फरीद? तो करेक्ट आंसर इज आलम। उस्ताद अलाउद्दीन खां के बचपन का नाम आलम था साथियों। अच्छा, कौन उस्ताद अलाउद्दीन खां, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो आइए व्याख्या पे चर्चा करते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां का बचपन का नाम आलम था, जबकि उपनाम बाबा था। जो बाबा ऑप्शन है वो उनका उपनाम है, पर बचपन का नाम आलम है। ये मैहर घराने से संबंधित हैं। मैहर मतलब सतना, उस घराने से संबंधित संगीतज्ञ हैं। दोस्तों कुछ अतिरिक्त तथ्य और मैं यदि आपको बताऊं अलाउद्दीन खां जी के बारे में, तो ये बताऊंगा कि इनका जन्म शिवपुर ग्राम में हुआ था। शिवपुर ग्राम वही जो आज के बांग्लादेश में विद्यमान है। इसके बाद इनका बचपन का नाम आप देख चुके हैं आलम, इनका उपनाम है
बाबा, और ये सरोद वादक हैं, मतलब सरोद वादन करते हैं। साथियों, इनके कई प्रमुख शिष्य बड़े प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, जैसे पन्नालाल घोष, पंडित रविशंकर, अली अहमद और अली अकबर। जो पन्नालाल घोष है साथियों, ये शहनाई बजाते हैं। पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाते हैं, और जो अली अकबर और अली अहमद है, उनमें से अली अकबर इनके पुत्र हैं। और साथियों, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने शिष्य पंडित रविशंकर से किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अली अकबर इनके पुत्र हैं। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक। और यह भी बता दिए इनके शिष्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पन्नालाल घोष का संबंध कहां से है? शहनाई से है। पंडित रविशंकर का संबंध कहां से है? तो उनका संबंध सितार से है। क्लियर। और अलाउद्दीन खां जी का संबंध किस चीज से है? तो अलाउद्दीन खां जी का संबंध है सरोद वादन से। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां के संगीत गुरु कौन थे? हाबू दत्त, उस्ताद वजीर खां, उस्ताद अहमद अली खां। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब उपरोक्त सभी मतलब सभी से उन्होंने कुछ कुछ सीखा था। देखिए, जो उस्ताद अलाउद्दीन खां, उन्होंने संगीत गुरु कलकत्ता कोलकाता के हाबू दत्त, ये विवेकानंद के बड़े भाई हैं, से वायलिन बजाना सीखा था। इसके अलावा उस्ताद वजीर खां से सरोद वादन सीखा था, सरोद जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। और उस्ताद अली अहमद से इन्होंने शहनाई सीखी थी। तो इन्होंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। यही कारण है कि सभी इनके गुरु हैं। तो देखिए, इनके गुरु के नाम भी आप साथ में लिख लेंगे। बाकी मैंने इनके विद्यार्थियों के नाम आपको बता दिए, इनके पुत्र का नाम बता दिया, इनके विद्यार्थी किस किस विधा या वाद्य यंत्र से संबंधित थे वो भी बता दिया। अगला देखें, उस्ताद अलाउद्दीन खां को सर्वाधिक प्रसिद्धि शास्त्रीय संगीत के किस वादन में मिली? तो मैंने बताया था, ये भी शहनाई, वायलिन, सरोद या वीणा। तो सरोद वादन के लिए मिली सर्वाधिक प्रसिद्धि। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न में आपसे साझा की गई व्याख्या अगले प्रश्न का उत्तर बन रही है। यही हमारी व्याख्या की खासियत है। यही हम बताना चाहते हैं कि व्याख्या इस तरह की हो कि आपकी आगामी प्रश्नों को उत्तर अपने आप मिल जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, उस्ताद अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश के मैहर कब आए? 1901, 1914, 1921 या 1931? तो साथियों, 1914 में रीवा रियासत आए, तभी राजा ब्रजनाथ सिंह के साथ में मैयर शारदा माता के मंदिर दर्शन करने आए और यहीं रह गए। तो 1914 की बात है, ठीक। और किस राजा के साथ आए थे? तो ब्रजनाथ सिंह के साथ आए थे। क्या बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां ने कौन से संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? ए सुर सितार, बी चंद सारंग, सी जल तरंग या डी उपरोक्त सभी? तो साथियों, करेक्ट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। इन्होंने सितार, चंद सारंग, जल तरंग नामक सभी वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, मध्य प्रदेश का वह प्रसिद्ध संगीतकार जिसने मैहर बैंड की स्थापना की। अब ऑब्वियसली उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर संगीत घराने से संबंधित हैं, तो करेक्ट आंसर उस्ताद अलाउद्दीन खां ही होगा। क्लियर है। और देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या और देख लें कि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनाथ हुए 28 बच्चों को संगीत की शिक्षा देकर मैहर बैंड गठित किया था, जिसने देश की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 राष्ट्रगान की पहली धुन भी बजाई थी। देख रहे हैं किस लेवल की व्याख्या है, कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिले। मैहर बैंड स्थापित किया, पर कब किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनके माता पिता नहीं रहे थे, उन्हें संगीत शिक्षा देने के लिए मैहर बैंड की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है। और जो मैहर बैंड था, उसने पहली धुन बजाई थी किसकी? भारत के राष्ट्रगान की। जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था, तो उसकी पहली धुन मैहर बैंड के द्वारा ही बजाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। निम्न में से कौन उस्ताद अलाउद्दीन खां का संगीत शिष्य नहीं है? रविशंकर, अन्नपूर्णा, पन्नालाल घोष या अमजद अली खां? तो साथियों,
अमजद अली खां करेक्ट आंसर है। अब आप बोलोगे कि यार आपने ना रविशंकर के बारे में तो बताया था, पन्नालाल घोष के बारे में तो बताया था, अन्नपूर्णा के बारे में नहीं बताया था। तो साथियों अन्नपूर्णा जो है वो अलाउद्दीन खां की पुत्री थी। इनका पुराना नाम था रोशन आरा, और रोशन आरा की शादी जब पंडित रविशंकर मतलब उन्हीं के शिष्य से हुई थी तो यही रोशन आरा अन्नपूर्णा के नाम से जानी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो रोशन आरा या अन्नपूर्णा जब इनकी पुत्री हैं तो ऑब्वियसली पुत्री को भी सिखाया होगा, जैसे अली अकबर इनके पुत्र थे उन्हें भी सिखाया था। अमजद अली खां जो हैं इनको इन्होंने नहीं सिखाया था। अमजद अली खां की कहानी कुछ और है। अमजद अली खां के जो गुरु थे या जो पिता थे वो थे हाफिज अली खां, ग्वालियर घराने से संबंधित, और ये लोग भी सरोद वादन से संबंधित थे। तो हाफिज अली खां, अमजद अली खां, ठीक, सरोद वादन ग्वालियर, ये पता होना चाहिए। चलिए, उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी का मुख्यालय कहां है? मेहर, रीवा, भोपाल या कोलकाता? तो साथियों मुख्यालय भोपाल में है, जो कि 1979 में स्थापित हुआ, जबकि इनके नाम से जो समारोह का आयोजन है वो मैयर में होता है। प्लीज अंतर समझिएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी का मुख्यालय यदि पूछे तो मुख्यालय भोपाल लगाइएगा, 1979 में स्थापित हुआ। बट उस्ताद अलाउद्दीन खां का समारोह कहां आयोजित होता है तो मेहर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संगीतकार भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराना, उस्ताद हाफिज अली खां, अभी चर्चा हुई, राजा भैया पूंछ वाले, शंकर राव, पंडित कृष्ण राव, उस्ताद अमीर खां। साथियों अमीर खां जो है ये तो इंदौर घराने से संबंधित है, जो कि ख्याल गायन से संबंधित है। कौन सा गायन? ख्याल गायन। तो अमीर खां तो हटा दो। अच्छा एक बात और समझ लो जरा आप, कि क्वेश्चन आ जाएगा अमीर खां से रिलेटेड अलग कहीं, तो यहां की व्याख्या वहां के प्रश्न का उत्तर बनेगी। अमीर खां का संबंध इंदौर घराना, कौन सा गायन? ख्याल गायन। अब व्याख्या और देख लेते हैं। प्रसिद्ध सरोदवादक उस्ताद हाफिज अली खां, शंकर राव, कृष्ण राव, राजा भैया पूंछ वाले, तानसेन, बेजू बावरा, ये सब ग्वालियर घराने से संबंधित हैं, जबकि केवल उस्ताद अमीर खां इस घराने से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन यही था कि कौन जो है वो ग्वालियर घराने से संबंधित नहीं है। नहीं है था, शायद मैं नहीं है नहीं बोल पाया था, नहीं है तो उस्ताद अमीर खां नहीं, बाकी तो सब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से संगीतकार हाफिज अली खां के संगीत गुरु भाई थे? तो देखिए हाफिज अली खां के बारे में अभी मैंने बताया आपको, ग्वालियर घराने से संबंधित, सरोद वादन से संबंधित। इनके बेटे का नाम था उस्ताद अमजद अली खां, ये बातें इनकी अलग लिख लीजिए। अब पूछा जा रहा है इनका गुरु भाई कौन था, तो उस्ताद अमीर खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद मुबारक अली खां या रविशंकर? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के सरोद वादक उस्ताद हाफिज अली खां के संगीत गुरु भाई थे। करेक्ट आंसर इज उस्ताद अलाउद्दीन खां, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ और नाम भी हमने देखे, उनके बारे में भी जान लीजिए। एक नाम देखा राजा भैया पूंछ वाले, ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये कौन है? ये भी ग्वालियर घराने से संबंधित, पर ये हारमोनियम से संबंधित है साथियों। ठीक, सबके बारे में पता होना चाहिए। देखिए हाफिज अली खां, अमजद अली खां, हाफिज अली खां सरोदवादक ग्वालियर घराना, इनके बेटे अमजद अली खां सरोदवादक ग्वालियर घराना, बट राजा भैया पूंछ वाले ये ग्वालियर घराने के ही हैं पर हारमोनियम वादक। ठीक, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आखिरी स्लाइड, आखिरी के कुछ जरूरी प्रश्न। रंगकर्मी बाबा डी के द्वारा रचित प्रमुख नाटक कौन सा है? ए सैया भय कोतवाल, बी मुजरिम हाजिर हो, सी अकांड तांडव या डी बकरा कैंप? तो करेक्ट आंसर इज अकांड तांडव। साथियों बाबा डीके ने अकांड तांडव की रचना रची। व्याख्या देखते हैं बाबा डीके से संबंधित। नीमच के प्रसिद्ध रंगकर्मी बाबा डीके ने अकांड तांडव की रचना रची। एक फैक्ट आपको और पता चल गया कि बाबा डीके किस क्षेत्र से संबंधित हैं? नीमच क्षेत्र से संबंधित हैं साथियों। नीमच, याद रखना, क्षेत्र पूछे जाते हैं। बताइए कौन किस क्षेत्र से संबंधित है और क्या है बाबा डीके? तो रंगकर्मी है बाबा डीके। क्या किया इन्होंने? अकांड तांडव की रचना
करी। और क्या किया इन्होंने साथियों, इन्होंने नाट्य भारती की स्थापना की। नाट्य भारती की स्थापना जब इन्होंने की तो इसी नाट्य भारती को लिटिल थिएटर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा रंगकर्मी जबलपुर शहर से संबंधित नहीं है? आलोक चटर्जी, जया भादुड़ी बच्चन, सेठ गोविंदास या आशुतोष राणा? तो साथियों करेक्ट आंसर इज आशुतोष राणा। ठीक, आशुतोष राणा जी जो हैं वो नरसिंहपुर से संबंधित हैं, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा से संबंधित। आशुतोष राणा अभिनेता हैं, आप और हम सभी जानते हैं। चलिए अगला। अच्छा, बाकी कौन क्या है? तो देखिए, प्रसिद्ध रंगकर्मी सेठ गोविंदास, आलोक चटर्जी और जया भादुड़ी बच्चन, मतलब जो जया बच्चन है अमिताभ बच्चन की वाइफ, ये सब जबलपुर शहर से हैं। जबकि रंगकर्मी व फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा नरसिंहपुर गाडरवाड़ा से संबंधित है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा नाटक रंगकर्मी आलोक चटर्जी ने रचित नहीं किया? सैया भय कोतवाल, आमदनी की जगह, बगिया बाछाराम की और पांच बहुएं। तो दोस्तों पांच बहुएं जो नाटक है वो इनका नहीं है। किसका? आलोक चटर्जी का नहीं है। पांच बहुएं किसका है? राजीव वर्मा का है। ठीक, तो आलोक चटर्जी का कौन कौन से हो गए? आमदनी की जगह, सैया भय कोतवाल और बगिया बाछाराम की। तो आप अलग से लिस्ट बना लीजिएगा कि आलोक चटर्जी की विधा या रंग कर्म से संबंधित उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, ये आप अलग बना लीजिएगा। और इसका भी बना लीजिएगा, पांच बहुए नाटक किससे संबंधित है? राजीव वर्मा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाटक दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 16 अक्टूबर, 21 नवंबर, 28 दिसंबर? साथियों करेक्ट आंसर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय नाटक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो सेठ गोविंद दास हैं, जिनका नाटक क्षेत्र में बड़ा योगदान है, उनका जन्म 16 अक्टूबर को ही हुआ था। 16 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था 1896 में। तो ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय नाटक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सेठ गोविंद दास जो हैं उनका नाटक क्षेत्र में बड़ा योगदान था और उनका जन्मदिन इसी दिन आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक कमल वशिष्ठ से संबंधित नहीं है? पगला घोड़ा, दुलारी बाई, सखाराम बाइंडर और बाकी इतिहास? तो दोस्तों नीमच के प्रसिद्ध रंगकर्मी कमल वशिष्ठ से संबंधित नाटक हैं पगला घोड़ा, दुलारी बाई, सखाराम बाइंडर आदि। जबकि बाकी इतिहास नाटक विभू कुमार से संबंधित है। तो अब देखो कितने फैक्ट पता चल गए। एक तो ये पता चल गया कि ये जो कमल वशिष्ठ हैं ये नीमच क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि कमल वशिष्ठ का संबंध कहां से? नीमच से। दूसरा प्रश्न आ सकता है कमल वशिष्ठ है कौन? तो रंगकर्मी है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है इनकी रचनाएं बताइए। तो रचनाएं पूरी याद कर लीजिएगा दोस्तों। पगला घोड़ा, दुलारी बाई, सखाराम इनकी रचनाएं हैं। ऊपर अभी हमने देखा था आलोक चटर्जी की कुछ रचनाएं देखी थी, तो उनकी अलग लिस्ट बना लो। राजीव वर्मा की अलग देखी थी, उनकी अलग बना लो। और जो बाकी इतिहास नाम की रचना है विभू कुमार की, इनकी अलग बना लो। तो दोस्तों 5-6 रंगकर्मियों की जो कृतियां हैं उनकी लिस्ट अलग अलग बना लो। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ये मेरी गारंटी। ठीक, तो थोड़ा सा सक्रिय होकर आपको बैठना पड़ेगा। मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं, याद दिला दूं और आपसे निवेदन कर लूं कि जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे, जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह प्रयास सार्थक नहीं होगा। एक बोरिंग लेक्चर बन के रह जाएगा। बस आपको अटेंटिव होकर बैठना है। मैं क्या बातें बता रहा हूं वो आपको लिखते जाना है। मैं क्या वैरायटी बता रहा हूं वो आपको नोटिस करते जानी है। दोस्तों इतने सारे रंगकर्मियों का हमने कितनी डिटेल देख ली। आप हर एक के नाम के नीचे उसकी कृतियां लिख लीजिए। मैंने 5-5, 6-6 कृतियां सबकी बता दी। हर एक के नाम के बाजू में उसकी जन्मस्थली लिख लीजिए कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या बातें क्लियर है? प्रश्न बन रहे हैं साथियों इन पे। आखिरी के कुछ क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटककार विभू कुमार से संबंधित नाटक कौन सा है? तालों में बंद प्रजातंत्र, भिकमंगे मोखुटे, अभिमन्यु सड़क पर और उपरोक्त सभी। तो साथियों ये सभी रचनाएं इनकी हैं। और ये जो विभू कुमार जी हैं ये सागर से संबंधित हैं। ठीक, तो फिर वही बात, अब विभू कुमार के नाम के नीचे सारी रचनाएं लिख लो। उसके बाद विभू कुमार के ब्रैकेट में लिख लो सागर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ना क्वेश्चन आ गया, एक तरफ लिखे रंगकर्मी, एक तरफ लिखे उनके मूल स्थान। कमल वशिष्ठ कहाँ के, नरहरि पटेल कहाँ के, विभू कुमार कहाँ के? तो विभू कुमार अब भी देखा सागर के ही। मुकेश तिवारी कहाँ के? क्या बात है, क्लियर है? आगे देखते हैं। ये देखिए
निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मतलब रचनाएं दे दी, रंगकर्मी और उनसे संबंधित नाटक दे दिए। तो मैं वही कह रहा हूं ना, यदि आप लिस्ट बना लेंगे, देखिए जितने लोगों के मैंने नाम लिए, आप उनके नाम डालिए, उनकी लिस्ट बनाइए, उनके नाटक कौन कौन से, उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, आप देखिएगा सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि वैरायटी यही है, या तो ये पूछा जा रहा है कौन सा नाटक या कौन सी कृति किसकी है, या तो ये पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो किस विधा से संबंधित है, वो रंगकर्मी है, वो चित्रकार है, वो क्या है, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो जो व्यक्ति है वो किस क्षेत्र के हैं। ये 3 प्रश्न बनेंगे, लिख के ले लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। किस क्षेत्र के हैं, किस विधा के हैं, और उनकी रचना या नाटक कौन सा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के वे रंगकर्मी जिन्होंने इंदौर के जननाट्य संघ एवं यवनिका के माध्यम से लगभग 40 वर्षों तक लोक मंच पर जननायक के रूप में अभिनय किया। कमल वशिष्ठ, नरहरि पटेल, राजीव कुमार या धीरेन्द्र कुमार। साथियों, करेक्ट आंसर इज कमल वशिष्ठ। देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सेलाना में जन्मे हैं और प्रसिद्ध रंगकर्मी कमल वशिष्ठ हैं। इन्होंने इंदौर के जननाट्य संघ और यवनिका के माध्यम से 40 वर्षों तक अभिनय किया। आगे बढ़े तो अब यहां आपको एक और बात पता चल गई, कमल वशिष्ठ का संबंध कहां से? बेसिकली ये रतलाम के सेलाना से। आगे देखते हैं। फिल्मी दुनिया में हास्य कलाकार और अभिनेता जगदीप, ओहो, हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही थोड़ी है, वो जो सूरमा भोपाली है ना, उनका वास्तविक नाम है जगदीप। ये भी प्रश्न आ सकता है। देखिए, फिल्मी दुनिया में हास्य कलाकार और अभिनेता जगदीप, जिनका वर्ष 2020 में देहांत हो गया, वे मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी या सागर? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका दतिया। देखिए, थ्योरी रीड करते हैं, व्याख्या रीड करते हैं कि वर्ष 2020 में दिवंगत फिल्मी हास्य कलाकार, रंगकर्मी, अभिनेता जगदीप मध्य प्रदेश के दतिया शहर में जन्मे थे और उन्होंने शोले फिल्म में सूरमा भोपाली की भूमिका निभाई थी। देखिए कितने प्रश्न आ सकते हैं। शोले फिल्म में सूरमा भोपाली की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम क्या है? तो उनका नाम है जगदीप। उनका संबंध किस क्षेत्र से? मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र से है। तो दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे डायमेंशन हमने देखे आज मध्य प्रदेश के लोक संगीत, रंगकर्म, ये वाले चैप्टर से संबंधित। आशा करता हूं कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। आपका प्रेम, आपका सहयोग, आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा। साथियों, कितने डायमेंशन हमने देखे? हमने पहला देखा कि कौन सा गीत कहाँ गाया जा रहा है। नंबर 2, कौन सा गीत किस विषय से संबंधित है। नंबर 3, कौन से गीत में किस तरह के वाद्य यंत्र या उपकरण प्रयुक्त हो रहे हैं। नंबर 4, कौन से गीत में किस विषय की बात हो रही है, किस विषय की बात हो रही है। 5वां, कौन सा गीत किस अवसर पर गाया जा रहा है। 5 डायमेंशन। 6वां, फिर जब हम रंगकर्मियों की बात करने आए तो हमने देखा कौन सा रंगकर्मी किस क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र मतलब एरिया, ठीक। दूसरा, हमने देखा कि कौन सा रंगकर्मी के नाटक का नाम क्या है ना। फिर हमने देखा कि जो प्रसिद्ध दूसरे कलाकार हैं वो किस विधा से संबंधित है, उनकी कौन सी रचना है, उनका कौन सा क्षेत्र है, ये सब हमने देखा। तो साथियों, आपको दिमाग आपका खुल गया होगा कि किस किस तरह के किस किस डायमेंशन के प्रश्न आ सकते हैं और हमने उस प्रश्न के माध्यम से उससे संबंधित टॉपिक को वहीं तैयार कराने का प्रयास किया। बस इसकी एक शर्त हमेशा रहती है कि आपको सक्रिय होकर बैठना पड़ेगा, आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। आप यदि लिख नहीं रहे हैं तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। बाकी इस चैप्टर से संबंधित संपूर्ण ऑब्जेक्टिव यदि आपको प्राप्त करने हो तो आप महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक की तरफ जरूर रुख कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।